अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 14 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर इस इजराइल अमेरिका ईरान वॉर से जुड़ी है, जिसके असरात पाकिस्तान में कुछ यूं नमूदार हो रहे हैं कि एक और मैदान मारने की तैयारी कर ली गई है। अब वो उमरा, वो रईस हजरात, वो खास तौर के ऊपर अशराफिया जो ऐवानों के अंदर बैठती है या ऐवानों को फैसिलिटेट करती है, वो अशराफिया अपनी अय्याशियों के ऊपर कट लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन अवाम के ऊपर कट लगाने का एक नया तरीकाकार जरूर ढूंढ लिया गया है। उसकी कहानी और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। ये डबल एज्ड नाइफ है। मामला सिर्फ उस पर्टिकुलर मैदान मारने की हद तक नहीं है, मामला उससे आगे निकल चुका है। अब जो होर्डिंग्स करने वाले हैं, जो चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं, उनके लिए चांदी हो गई है, और चांदी इतने बड़े लेवल की हुई है कि कोई उनको रोकने वाला नहीं है। वो ब्रोक्रेसी जिसके लिए करोड़ों रुपए की महंगी गाड़ियां खरीद कर उनको सिस्टम के अंदर चेक एंड बैलेंस रखने का तमाम तरह इख्तियार दिया हुआ है, वो इस तरह की होर्डिंग्स को रोकने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। मामला 3 डायमेंशनल है। उधर से बीबीसी न्यूज़ की एक स्टोरी है, अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है वो एक कहानी है, वो अपनी जगह के ऊपर। क्या ईरान एक लंबे अरसे की जंग लड़ने के लिए तैयारी कर चुका है? इसको अगर नहीं रोका मिडल ईस्ट ने या बाकी ममालिक ने, तो इसके खदशात और खतरात कितने बड़े लेवल तक निकल सकते हैं। हालात आ गए मिडल ईस्ट के लिए, खास तौर के ऊपर तीसरी दुनिया के लिए भी। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सके। आप सबसे गुजारिश है कि आपने एहतजाज के लिए तरीकाकार वही अपनाना है जो आपको फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने बताया। इसके अलावा आपके पास हल कोई नहीं है। अभी जो खबर देने में आपको लगाऊं ना, इसके बाद आप ये भी करेंगे और एहतजाज भी कंबल से बाहर निकल के हल्का सा ओ करके कर लेंगे। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। तो सुनिए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, दुनिया न्यूज की स्टोरी है, मैं कोट एंड कोट रिपोर्ट कर रहा हूं, दुनिया टेलीविजन की स्टोरी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% तक का कटौती का फैसला कर लिया गया। वो सरकारी मुलाजमीन जिनको ऑलरेडी टैक्सेस की भरमार का सामना है। इसके अलावा प्राइवेट मुलाजमीन भी, आप नेसेसिटीज से लेकर, यानी आप सॉल्ट और आटे से लेकर हर वो शय जो आप खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, तनख्वाह के ऊपर इनकम टैक्स देते हैं, फिर विद होल्डिंग टैक्स देते हैं, फिर बिजली खरीदते हैं उसके ऊपर कई तरह के टैक्स देते हैं, फिर गैस खरीदते हैं उसके ऊपर कई हजार तरह के टैक्स देते हैं। अब जो आटे में नमक के बराबर 5-10% तनख्वाहें बढ़ी भी होंगी पिछले साल, उसमें डबल कटौती का फैसला कर लिया गया। यानी 5 से 30% ज़्यादा सेगमेंटेशन की जाएगी, सेग्रीगेशन की जाएगी कि किसकी कितनी काटनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तलवार बहुत निचले तबके के मुलाजमीन के ऊपर ज्यादा गिरेगी, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और उससे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करना है। तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का, यानी 5 से 30% कटौती का फैसला कर लिया गया है। एक तरफ इनके ऊपर इतना बड़ा बर्डन डाल दिया जाता है। अगर आप पंजाब की बात कर लें कि उनकी यूनिफॉर्म नई बनानी है, नई यूनिफॉर्म बनानी है, तो उसका खर्चा भी बंदे ने अपनी जेब से देना। 30-30 हज़ार रुपये का गाउन सरकारी मुलाजमीन, खासतौर पर टीचर्स, वो खरीद रहे हैं। फिर उनकी इरेडिकेशन का मामला, तो वो कैसे, उसमें भी कभी एक टीचर को उठाकर किसी दूसरी जगह डाल देते हैं, दूसरे को उठाकर तीसरी जगह 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, और फिर उनके ऊपर कंपल्शन लगा देते हैं कि आपने अगर 100 तलबा या तलबात कर लिए तो फिर तो आपकी नौकरी चल सकती है, अदरवाइज आपको इतनी दूर फेंक दिया जाएगा। ये ऐसा सिस्टम नाफिज कर दिया गया है जिसमें अशराफिया की, इलीट्स की, हुक्मरानों की, अरबाब इख्तियार की चांदी हुई हुई है। ये अपने फ्यूल पर कट लगाने को तैयार नहीं, अपनी गाड़ियों के ऊपर असरात कम करने को तैयार नहीं। कल एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक अदद ब्रोकरेट हैं, उन्होंने साइकिल पर जाने को तरजीह बनाते हुए उसकी वीडियो जो रिकॉर्ड की है, उस वीडियो रिकॉर्ड करने वाले सारे गाड़ियों के ऊपर थे। ये हालात है, और बनाने वालों ने उसकी वीडियो बना ली। ये हालात है कि आप कॉस्मेटिक जो मैयर्स हैं उसको भी इस तरह से डिवाइस करते हैं कि आपकी अयाशी कम ना हो, क्योंकि जैसे ही आप साइकिल से उतरेंगे आपके लिए एक लैंड क्रूजर खड़ी होगी। ये वो मामला है जिसको जरा समझने की जरूरत है। और फिर सोने पे सुहागा, अगली स्टोरी सुन लीजिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और दिल दुखा देने वाली है। इजराइल
ईरान जंग के बायस एलपीजी बहरान शदीद होने लगा है। आपके पड़ोसी मुल्क में ऑलरेडी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, मैं रोजाना रात को देख रहा होता हूँ, यहां पर बहरान शदीद होने लगा है। लाहौर में माफिया ने किल्लत को जवाब बनाकर, किल्लत को लाहौर के अंदर, इन द हार्ट ऑफ सेंट्रल पंजाब, लाहौर के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सीएम शिप के अंदर, जहां वो क्लेम करती हैं, इतने बड़े बड़े इश्तिहारात लगाती हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत नवाज रही हैं, वहां पर क्या हुआ जी, माफिया ने किल्लत को जवाब बनाकर एलपीजी ब्लैक मार्केटिंग में मुबैना इजाफा कर दिया। आई एम कंसिस्टेंटली यूजिंग द वर्ड लेज्ड, यानी मुबैना। जाहिर है कि कल को ये मुकर जाएं, कोई पता ही नहीं चलता है ना। आजकल असल खबर को दबाने के लिए नकली खबर ऊपर लाकर भी मुकर जाया जाता है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये भी दुनिया, रोजनामा दुनिया न्यूज की स्टोरी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों ने एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 226 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी, ताहम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एलपीजी की कीमत 350 से 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। यानी सिलेंडर के पीछे कोई 700-800 रुपए का फर्क पड़ जाना है। और ये दुआ करें कि मिलती रहे। जिस तरह के माफिया के बीच में पाकिस्तानी अवाम फंसी हुई है, दुआ करें कि ये मिलता रहे, ये इतना कुछ बढ़ने के बावजूद भी इनकी ये चीजें बुनियादी तौर पर मिलती रहे। ओगरा जिला इंतजामिया और दीगर मुताल्लिका इदारे कीमत कंट्रोल में करने में कतई तौर पर नाकाम रहे। ये वो मामला है जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही, और लोग जो हैं वो बड़े शिद्दत के साथ ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब इसके बाद क्या होगा। अब रोजनामा जंग की एक स्टोरी सुनिए। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मेट्रो बस सर्विस के किरायों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है, फैसला किया है। जराये के मुताबिक 26 मार्च 2026 से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की लाहौर, मुल्तान और पिंडी में मेट्रो बस के किराए में 10 रुपए का इजाफा होगा। अब आप देख लें कि ये हालात बना दिए गए हैं एक ऐसे मुल्क के अंदर जो ऑलरेडी अवाम के जेब की कटौतियों से चल रहा है। मजीद कटौतियां अवाम को कहां का छोड़ेंगी, ये वो सवाल निशान है जिसका जवाब सबको देना होगा। अब आ जाते हैं ईरान इजराइल वॉर जो है वो कहां तक पहुंची है। कुछ लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका न्यूक्स का एक्सपेरिमेंट करे ईरान के ऊपर, क्योंकि उसकी बात नहीं मानी जा रही या नहीं सुनी जा रही। उधर ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि खित्ते में अपने अड्डों की तबाही के खदशे के पेश नजर अमेरिका ने ईरानी जजीरों जैसे अबू मूसा और खार्ग जजीरे के बाद हिस्सों को निशाना बनाया। इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत को खबरदार किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपने कौमी इक़्तिदार आला और सरजमीन के दिफा को अपना हक समझता है, और इस मकसद के तहत अमारात के शहरों में मौजूद बंदरगाहों और फौजी ठिकानों में कायम अमरीकी मिसाइल लॉन्च मुकामात को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही अमारात के मुसलमान अवाम और मुकामी आबादी से अपील की गई है किसी भी नुकसान से बचने के लिए अपने शहरों में मौजूद बंदरगाहों, जहाज़ों के लंगर अंदाज होने के टर्मिनल्स और अमरीकी ठिकानों से दूर रहें। और अब इतलात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से लोग ओमान की तरफ भाग रहे हैं कि वो सेफेस्ट टेरिटरी है, इस वक्त शायद बचत हो जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात में बंदरगाहें जायज़ हदफ हैं, खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी मफादात और तनसीबात को निशाना बनाएंगे, ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा है। जबकि पासदारान इनकलाब ने अमरीका की जानिब से ईरानी जजीरे पर हमले के बाद कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बंदरगाहें जायज़ हदफ हैं, ईरानी जजीरे पर हमलों के बाद हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। पासदारान इनकलाब ने मजीद कहा कि खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी मफादात और तनसीबात को निशाना बनाएंगे। जबकि BBC की स्टोरी है कि खार्ग जजीरे के ऊपर अमरीकी हमले ने खतरात को मजीद बढ़ा दिया है, और फ्रैंक गार्डन्स नामा निगार बराए सिक्योरिटी उमूर का कहना है कि अमरीका का शुमाली खलीज के इस छोटे लेकिन अहम जजीरे पर हमला करना ईरान की मुआशी शरक पर हमला करने के मुतरादिफ है। खार्ग ईरान की तेल की तकरीबन 90% बरामदात का टर्मिनल है, क्योंकि इसका पानी इतना गहरा है कि इस तेल को टैंकरों पर लोड किया जा सकता है, जिन्हें वेरी लार्ज क्रूड कैरियर कहा जाता है। अगर सदर ट्रंप एक कदम आगे बढ़कर तेल की असल तनसीबात को तबाह करने का फैसला करते हैं तो उससे तेल की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ईरान का जवाबी हमला कितना शदीद होगा। जंग के 2 हफ्ते बाद भी ईरान के पास अपने खलीजी अरब पड़ोसियों की जानिब धमाका खेज ड्रोन लॉन्च करने की सलाहियत मौजूद है, और ईरान मुमकिन तौर पर इन अहदाफ को वुसअत दे सकता है, जिनमें अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिसैलिनेशन प्लांट शामिल हैं जो लाखों लोगों को पीने का पानी भी फराहम करते हैं। यानी नेक्स्ट लेवल के अंदर जंग ये दाखिल हो चुकी है। जबकि ईरानियन नेवी सेज इट हैज कैरिड आउट स्ट्राइक्स अगेंस्ट यूएस फोर्सेस इन अबू धाबी एंड बहरैन। अल जजीरा टीवी इसको रिपोर्ट कर रहा है। ईरान सिर्फ तब तक जंग खत्म करने पर गौर करेगा जब अमेरिका से अपने तमाम नुकसानात का मुआवजा मिल जाएगा और अमेरिका खलीज फारस से इनखला करेगा। ये मोहसिन रजाई साहब हैं ईरान के, उन्होंने दावा किया है। जबकि मिसाइल
کی نئی لہر اسرائیل کی جانب فائر کی گئی ہے. یہ IDF کا دعویٰ ہے. اسرائیل ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ آج مقامی وقت کے مطابق 12:41 ایران نے اسرائیل کی جانب میزائلوں کی ایک نئی لہر بھیجی ہے. گزشتہ 10 گھنٹے کے دوران ایران کی جانب سے یہ پہلا حملہ ہے. جبکہ ادھر BBC کے نامہ نگار نک بیگ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈپو پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے. فجیرہ کی بندرگاہ جسے ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے متحدہ عرب امارات کے لیے بہت اہم مقام اور مشرق وسطیٰ میں تیل ذخیرہ کرنے کے بڑے ڈپوز میں سے ایک ہے. یہ بحری جہازوں میں ایندھن بھرنے کے لیے بھی ایک اہم مقام ہے. فجیرہ خلیج فارس کی بجائے خلیج عمان کی حدود میں آتا ہے اور اس لیے جہازوں کو اب راہ ہرمز میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. واضح رہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے عملی طور پر آبنائے ہرمز بند ہے. آج آن لائن شیئر کی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے مشرقی ساحل پر کمپلیکس سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں. اور واضح رہے کہ اس سے قبل ہفتے کی ہی روز ایرانی مسلح افواج نے متحدہ عرب امارات کی بندرگاہوں کے قریب رہنے والے افراد کو ان سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی. BBC یہ بھی کہتا ہے کہ ایران کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے. اب سے تھوڑی دیر قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کی عمارت میں دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے. ادھر لبنان میں اسرائیلی حملے میں ڈاکٹرز اور نرسوں سمیت طبی عملے کے 12 ارکان شہید ہو گئے. یہ حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں. ان حالات کے اندر کوئی کسی سے کیا سوال کر سکتا ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں جو سیاست چل رہی ہے وہ ہولڈنگز کی، 2 نمبری کی، عیاشی کی، کٹ لگانے کی، عوام کے اوپر بوجھ ڈھانے کی. ادھر آصف زرداری ملک کے صدر مملکت کہتے ہیں افغانستان کی یہ ہمت کہ وہ اسلامی دنیا کی بڑی فوجی طاقت کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے. سرخ لکیر عبور کر لی، اب سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. یہ جو کل ڈرون گرائے جانے کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو ریاکٹ کرنا چاہیے، تون کے رکھنا چاہیے. جبکہ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب کہتے ہیں ایرانیوں کے لیے ڈو اور ڈائی ہے. جب تک امریکہ ریلنٹ نہیں کرتا، اس نے آبنائے ہرمز نہیں کھولنی اور کاسٹ بڑھتی جائے گی. یہ بہت مشکل کام ہے، سرنڈر نہیں کرنے لگا ایران. ادھر نہال ہاشمی صاحب جو ہے وہ خود سے نہیں لکھ پائے آج مزار قائد کے اوپر، تو کسی سے لکھواتے رہے. میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بول دیں، انگوٹھا ٹیک لوگ بھی تو کام کرتے ہیں. راجپال یادو انڈیا کے اندر وزیر تھا ریلوے کا، وہ انگوٹھا ٹیک آدمی تھا. یہ کوئی مطلب عجیب بات نہیں ہے. ہاں، ان کی اپوائنٹمنٹ عجیب بات ہے، یہ ایک عجیب بات ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی غیر ملک آپ کے میڈیا سے ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کا کام ہے اسے سمجھانا کہ ہمارے ہاں بھی ابھی کچھ آزادیاں ہیں. ویسے تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بات انہوں نے کچھ کبھی وہ کہتے ہیں کھوٹا سکہ بھی کوئی کام کی بات کر جاتا کی ہے. قاسم خان سوری کہتے ہیں اشرافیہ اپنے لیے مرسڈیز گاڑیاں اور پرائیویٹ جہاز خرید رہی ہے اور عوام پر اضافی 55 روپے کا پیٹرول بم گرا دیا گیا اور مزید مہنگائی کر دی گئی ہے. جبکہ طلعت حسین کہتے ہیں وار یونیفارم مکمل طور پر تیاری کی نشانی اور سعودی عرب کا خیال ہے. اور انہوں نے بیچ والا ایک ٹویٹ کیا ہے. اب اس کے اوپر مزید کیا کمنٹ کروں، تو ہمیں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.